Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Deepak. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. देखो बच्चा, एथिक्स, अच्छा कल कोई टेस्ट नहीं है, इन्फॉर्म कर देती हूँ मैं आपको. देयर इज नो टेस्ट टुमारो. विल कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट. उसके बाद ही हम टेस्ट लेंगे अब. ठीक है, तो पहले आईसीए हो जाए एंड सेल ऑफ गुड्स हो जाए, फिर हम टेस्ट करते. एथिक्स का ले लो ना. अरे यार, एथिक्स का ले लें. चलो देखते हैं. ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वैसे मैं बता दूं आपको क्या रेफर करना है, एक बार ये बता देते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके जो फाउंडेशन के नोट्स हैं, यू कैन रेफर दोस, है ना. बाकी आप मॉड्यूल से रीड करिए, अगर नहीं है तो मॉड्यूल. ठीक है, मॉड्यूल बेस्ड पढ़ेंगे हम इसको. चलिए, राइट. मॉड्यूल सब लोग खोल लीजिएगा. यार इसके नोट्स मेरे बने नहीं है, मतलब फाउंडेशन वाले हैं और वो कोई मतलब रहेगा नहीं उसका. आप लोग फाउंडेशन वाले अपने नोट्स निकाल लो, बेस्ट है. उसमें जो भी एडिशन होगा वो आप करते जाना. मेरे नोट्स हैंड रिटन नहीं है इसके. चलिए स्टार्ट करते हैं. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया ये पता है आपको? व्हाई दिस एक्ट की? अच्छा, कोई सा भी लॉ, अभी हमने इंडस्ट्रियल लॉज पढ़े, हमने कंपनी लॉ पढ़ा, ये क्यों आते हैं? रीजन क्या है इसका? देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम. देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है लॉ. उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है लॉ, है ना. एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है यार? एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, है ना. देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स. क्यों? व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोग छोटे छोटे कामों के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं, तो उबर चल रही है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लग गए. तो ऐसा, ये दिस वाज द प्रॉब्लम. तो इसका सॉल्यूशन क्या था? हमने ट्रैफिक रूल्स बना दिए. वी हैव मेड सम रूल्स, ट्रैफिक रूल्स. तो ये एक तरीके का लॉ है ना. अब तो पता है आपको ऑड इवन. अच्छा, ऑड इवन तो दिल्ली में तो एप्लीकेबल है, और यहाँ पर भी है ना. सेव फ्यूल सेव स्पेस आ रहा है. सेव फ्यूल सेव स्पेस, SPACE. सेव फ्यूल सेव स्पेस, दैट मीन्स कि आप गाड़ियां नहीं लेकर आए, पूलिंग करें, पूल करिए. जैसे ऑफिस वगैरह में स्पेस की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सेव फ्यूल सेव स्पेस चला दिया है कि आप पूल करके आइए, या फिर आप टू व्हीलर से आइए. आप गाड़ी पार्किंग ही नहीं है, कहाँ लगाओगे? जो अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं ना, वो तो फटाक से गाड़ी ले आते हैं. ये नहीं कि टू व्हीलर से आ जाए, स्पेस नहीं है वहां पे खड़ी करने को, नहीं है, परेशान हो लेंगे एक एक घंटा, लेकिन नहीं, गाड़ी लेकर आएंगे. तो कूलिंग का मेथड चल चुका है, एंड ड्यू टू पार्किंग प्रॉब्लम, ये बहुत हिट है आजकल. इलेक्ट्रॉनिक, हाँ हाँ, वो फ्यूल की बात कर रहे हो आप, मैं स्पेस की बात कर रही थी. तो इलेक्ट्रॉनिक आने में तो अभी टाइम लगेगा. आ गई है वैसे तो, रोड पे दिख रही हैं गाड़ियां, उनकी ग्रीन कलर की प्लेट है ना, आई थिंक ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है. हाँ, चलिए. अच्छा ठीक है. तो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम थी? बिजनेस में प्रॉब्लम थी फ्रॉड की. बिजनेस में हमें क्या दिक्कत लगती थी? देयर हैपेंस फ्रॉड, देयर अराइजेस फ्रॉड. बिजनेस में फ्रॉड बहुत होता था. तो बिजनेस में फ्रॉड नहीं हो, इसका सॉल्यूशन क्या है? कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका सॉल्यूशन था. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या लगता है 1872, है ना, किसने पास किया था? नॉट ब्रिटिशर्स, इट वाज पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स.
ब्रिटिशर्स ने चलाया था उसको, बट पास बाय इंडियन गवर्नमेंट. It is based on the principles of English common law. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. इंग्लिश कॉमन लॉ मतलब ऐसा लॉ जहां पर फॉर एग्जांपल एक केस आया कोर्ट में, एक केस गया कोर्ट में. कोर्ट्स वाले क्या करते हैं, जजेस क्या करते हैं, प्रीवियस सिमिलर केस देखते हैं. दे लुक फॉर सिमिलर केसेस. उन सिमिलर केसेस में जो भी डिसीजन आया हुआ है वही डिसीजन आपको चिपका देंगे. यही होता है. दिस इज इंग्लिश कॉमन लॉ. मतलब आपके केस के पर्टिकुलर्स से मैच करता हुआ एक केस देखेंगे और उसको, उसमें जो डिसीजन आया वही डिसीजन पास करेंगे आपके में भी. ये हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ है. हमारा लॉ सिस्टम इसी पे बेस्ड है. अगर आपका केस डिसिमिलर है तो फिर आपके केस के नए फैक्ट्स पे चर्चा की जाएगी, न्यू नए तरीके से उस केस को हैंडल किया जाएगा. एल्स इफ द केस इज सिमिलर तो फिर पुराने डिसीजन ही आपको दे दिए जाएंगे. तो ये होता है इंग्लिश कॉमन लॉ. तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. It determines the circumstances in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. इसका मतलब पता है क्या? चलो ठीक है, बता देते हैं. अब चलो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको याद है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 सब क्लॉज H में. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स an agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law. है ना. इसमें अगर हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करें तो इसमें वर्ड है एक तो एग्रीमेंट और एक है एनफोर्सेबल बाय लॉ. इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में रखूं तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना. अब एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर, एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी अगर एक्सेप्ट कर रही है तो दैट इज एन एग्रीमेंट. What is enforceability? Enforceability is determined by 10 essential elements. Enforceability केवल एक चीज से डिटरमाइन नहीं होती, 10 चीजें होनी चाहिए उसमें, तब जाके एनफोर्सेबल होता है वो. कंसिडरेशन भी होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए. ये सारी चीजें याद होगा, है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एंड एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल्स टू 11 essential elements, 10 essential elements. आपसे पूछ के बताना जरा. एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए ने बी को पार्टी में बुलाया. मिस्टर बी ने ए ने ऑफर दिया कि मिस्टर बी वुड यू कम टू माय पार्टी एट 8 PM. मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बिल्कुल आऊंगा. बताइए, इज दिस एन एग्रीमेंट और इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? है ना. आप बताना. मिस्टर ए ने 8 बजे के हिसाब से तैयारी वारी कर ली पार्टी की, खर्चा वर्चा कर लिया, बर्गर मंगा लिया, पिज्जा मंगा लिया, सिजलर मंगा लिया, सब कुछ मंगा लिया. मिस्टर बी नहीं आया 8 बजे. मिस्टर ए क्या करे? कोर्ट में चला जाए कि यार मैंने बुलाया था 8 बजे, आया नहीं, पैसे दूं, मैंने ये जो खर्चा किया उसका पैसा चाहिए मुझे. बताइए, इज दिस एन एग्रीमेंट? पहले तो ये बताइए कि ये जो हमने एक ट्रांजैक्शन फ्रेम करा, क्या ये एग्रीमेंट है? दिस इज एन एग्रीमेंट. आंसर इज यस, एग्रीमेंट तो है. इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? बताइए, एग्रीमेंट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो. क्यों? इसमें क्या नहीं है? इसमें क्या मिसिंग है बच्चों? लीगल इफेक्ट, एकदम करेक्ट. इसमें आपका एनफोर्सेबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऑफर एक्सेप्टेंस दे रहे थे, तब इनका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था.
अगर ऐसा होता, अगर आपको इस ट्रांजैक्शन में लीगल रिलेशन लेकर आना है तो रिटर्न करवा लो, पेन डाउन करवा लीजिए चीजों को कि देख भाई तेरे को आना ही पड़ेगा 8 बजे, नहीं आया तो ये जो मेरा खर्चा वर्चा हुआ है ना मैं तेरे से लूंगा, और साइन करो इस बात का, तब जाकर के इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। कोर्ट में क्या बोलो, कोर्ट बोले कि मैं इसलिए बैठी हूँ क्या, तुम्हारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करूंगी क्या मैं? तुम तो रात दिन, दिन रात, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिन रात वादे करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई हम थोड़ी हैं इसलिए। लीगल मैटर्स को हम एंटरटेन करते हैं, वी विल नॉट एंटरटेन डोमेस्टिक और पर्सनल मैटर्स। लेकर मत आना हमारे पास ये सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर दिया, मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊंगा, वुड यू एक्सेप्ट? मना करेगी क्या? कभी कभी नहीं मना करती, एक्सेप्ट कर लिया। हस्बैंड डायमंड रिंग नहीं लेकर आए, वाइफ कोर्ट में चली जाए, आंसर कीजिएगा, इज दिस एन एग्रीमेंट? पहले तो ये बताओ, एग्रीमेंट है? इज दिस एन एग्रीमेंट? आंसर इज यस, एग्रीमेंट है। क्यों? ऑफर और एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट तो है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों भाई? बच्चों क्यों नहीं है कॉन्ट्रैक्ट? अगेन डोमेस्टिक और पर्सनल रिलेशंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था यहाँ पे, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब एनफोर्सेबिलिटी में 10 चीजें होनी चाहिए, सारी की सारी, एक भी चीज नहीं है तो एनफोर्सेबल नहीं होता, तो नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एग्रीमेंट ही बन के रह गया। नेक्स्ट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गाड़ी बेची, सोल्ड कार, मिस्टर बी इसको 5 लाख रुपए देता, ऑफर दिया था इसने कि वुड यू परचेज माय कार, मिस्टर बी ने बोला यस आई विल परचेज इट, एग्रीमेंट तो है। मिस्टर बी 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, क्या मिस्टर ए कोर्ट में चला जाए? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? डेफिनेटली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, है ना? तो हैंस प्रूव कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, and enforceability is equals to 10 essential elements। इसका मतलब क्या ये बोलना सही है कि all contracts are agreement but all agreements are not contracts? True or false? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? all contracts are agreements, includes agreements, yes absolutely true, है ना? देखो एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं, एग्रीमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट उसमें इतना सा, न्यूमरस एग्रीमेंट्स करते हो, एक ने ऑफर दिया दूसरे ने एक्सेप्ट करा, है ना? लेकिन उनमें से कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जिसमें एनफोर्सेबिलिटी होती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अच्छा, कमेंसमेंट कब आया था? इस एक्ट को कमेंस हुआ था 1 सितंबर 1872, ये पता ही होगी आपको डेट। असेंट कब मिली थी इसको? प्रेसिडेंट ने साइन करे थे 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 1872, और ये लोग कब से फॉलो करने लगे थे? 1 सितंबर 1872, ये दो डेट्स है। चलिए अब बोल रहे हैं प्रपोजल क्या होता है भाई। अब बात हो रही है व्हाट इज प्रपोजल। प्रपोजल इज ऑफर। भाई आपने क्या पढ़ा? एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो ऑफर इज इक्वल्स टू प्रपोजल। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, 2 सब क्लॉज ए में डिफाइंड है। क्या मतलब होता है ऑफर का? व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, उसने ये बताया है कि मैं ये काम करूंगा कि मैं ये पर्टिकुलर काम नहीं करूंगा, आई विल डू दिस वर्क और आई विल एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच वर्क। और ऐसा क्यों बोल रहा है? जिससे इसकी एक्सेप्टेंस आ जाए।
to obtain the assent of such another person, the person is said to make a proposal. When one person signifies to another, उसकी इच्छा बता रहा है कि मैं ये काम करूंगा, I will sell you car, या I will not open an institute in this area, ऐसा कोई भी काम करना या नहीं करना, क्यों बता रहा है, ऐसी अपनी इच्छा क्यों बता रहा है? To obtain the assent of another, the person is said to make a proposal. सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़ोगे, याद भी हो जाएगी और लिखोगे एज इट इज. व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस डिफाइंड है 2b में. व्हेन पर्सन टू whom proposal is made, वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया था, signifies his assent, उसने अपनी assent दे दी, signifies या gives his assent, the proposal is said to be accepted, है ना. और एक प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है. ये आपको प्रॉमिस वर्ड बतवाएंगे. ये बोलते हैं कि प्रपोजल मतलब ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो प्रॉमिस बनेगा, और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ेगा तो वो एग्रीमेंट बनेगा. ये लोग ऐसे करते हैं. ठीक है, तो ऐसा याद कर लेंगे हम कि ऑफर plus acceptance is equals to promise, and promise plus consideration is equals to agreement. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक पर्सन होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी. There are two parties, one is known as promiser and another one is known as promisee. मॉड्यूल प्लीज कलरफुल हो जाना चाहिए आपका, रीड करिए मॉड्यूल से. एक पर्सन प्रॉमिसर है, एक प्रॉमिसी है. एग्रीमेंट बता रहे हैं सेक्शन 2E में, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में. एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब प्रॉमिस है या फिर एक से ज्यादा प्रोमिसेस है, सेट ऑफ प्रोमिसेस है जिसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, दैट इज एग्रीमेंट. तीन चीजें पढ़ी आपने. आपने पढ़ा है प्रपोजल, प्रपोजल पढ़ा आपने सेक्शन 2 सब सेक्शन ए. आपने पढ़ा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पढ़ा सेक्शन 2 सब सेक्शन बी. आपने पढ़ा सॉरी प्रॉमिस सेक्शन 2 सब सेक्शन सी. एंड फिर आपने पढ़ा एग्रीमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन ई. प्रपोजल इज जब वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर. बी होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज अप्रूवल फॉर द प्रपोजल गिवन बाय अनदर पर्सन. सी है प्रॉमिस, प्रॉमिस होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. ई होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या सबको? चले क्या आगे? देखो ये चैप्टर तो अपन स्पीड में ही करेंगे, है ना. अब आते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट पे. अच्छा, पहले वॉइड एग्रीमेंट से पहले ना एक पीछे वाले पेज पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, वो देख लेना. सेक्शन 2H defines contract as an agreement enforceable by law. ठीक है, वैसे आप है ना ये अब वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीन चीजें पढ़ोगे. वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये तीन चीजें आप पढ़ने वाले हो. इससे पहले आपको ये पता लगा कि मैम कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी.
अब एनफोर्सेबिलिटी मैंने बताया था ना आपको 10 असेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। वो नीचे देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है ना। तो वो क्या है, पहला होता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, टू पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खुद से थोड़ी करोगे, पागल कहलाओगे, दो पार्टीज होना जरूरी है। सेकंड, एग्रीमेंट होना जरूरी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, और एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तीसरा आता है कि आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। फोर्थ है कंसिडरेशन होना चाहिए। फिफ्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सिक्स्थ है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेवेंथ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये कोई परफॉर्मेंस पानी पे चल के दिखा दे, दीज आर नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। एट्थ है फ्री कंसेंट नहीं हुआ ना, हाँ फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो आप कंसेंट ले रहे हो वो फ्रीली गिवन होनी चाहिए। नाइन्थ है कंसेंसस एट आइडम होना चाहिए। कंसेंसस एट आइडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। एंड टेंथ है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। थर्ड में है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। और सेवेंथ में है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और ये है कंसेंसस एड आइडम। और टेंथ है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, टेंथ है नेसेसरी चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तीन तरीके के, वैसे तो ज्यादा क्लासिफिकेशन है, अभी आपके तीन ही दिख रहे हैं, मैं तीन ही करा दूं। एक तो होता है वॉइड एग्रीमेंट, आप सोचो वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एंड तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो एग्रीमेंट लेवल पे ही वॉइड है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, विच इज वॉइड एब इनिशियो, डे वन से वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाया। इतनी तो इसमें कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वॉइड एब इनिशियो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, एग्रीमेंट लेवल पे डिसमिस हो गया वो। देखो पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान कोई एलियन एनिमी थोड़ी है हमारी, अभी कहाँ हुई है यार, जब तक वॉर डिक्लेयर नहीं होगा तब तक नहीं होगी। अभी पाकिस्तान से कोई वॉर छिड़ा है हमारा? नहीं, खूब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पाकिस्तान से। तो व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड तब जाकर के वो इनकेपेबल होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ते हो कि पर्सन शुड बी मेजर, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, एंड पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
है ना, यही होता है। और कौन डिस्क्वालिफाइड होता है लॉ में? जो एलियन एनिमी है। और एलियन एनिमी कौन है? जो जिस भी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा हो, है ना। तो अभी तक कोई वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो नोबडी इज और एलियन एनिमी। हाँ अगर हो तो यस बिल्कुल डेफिनेटली आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वॉइड एब इनिशियो। बेटा वो पता है क्या था, देख सुन नवीन, वो क्या चीज थी, आपने असेंशियल एलिमेंट पढ़ा था एक, कि मैम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कि जिस भी पर्सन के साथ जो भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दे मस्ट बी केपेबल। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसमें होती है? वो बंदा जो मेजर है, वो बंदा जो वो बंदा जो साउंड माइंड का है, एंड तीसरा वो जो कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वही पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने का। अब बात ये आती है कि मैम डिस्क्वालिफाइड कौन है, लॉ ने किनको मना कर रखा है? तो पहला बंदा होता है इंसॉल्वेंट, कि भाई इंसॉल्वेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। क्यों ना करें यार? इसकी लाइबिलिटीज आर ऑलरेडी मोर देन असेट। एक कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है लाइबिलिटी लेना। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी भी आती है, असेट भी आती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने बी को बोला कि मैं आपको कार बेचूंगा और आप मुझे पैसे देना। मिस्टर ए की लाइबिलिटी है कार देना, और मिस्टर ए का अधिकार है पैसे लेना। मिस्टर बी की लाइबिलिटी है पैसे देना और इसका अधिकार है कार लेना। लाइबिलिटी अकर होती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर आप इंसॉल्वेंट हैं तो आप कहां से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे? सेकंड है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट और क्रिमिनल। कॉन्विक्ट मतलब अभी दोषी, मतलब क्रिमिनल माना नहीं गया है, वो कोर्ट में चल रही है, इसको प्रेजेंट करा जा रहा है बार बार कोर्ट में। राज कुंद्रा ही इज अ कॉन्विक्ट अभी। क्रिमिनल वंस द एलिगेशन हैज बीन फिक्स्ड, तो वो क्रिमिनल बन जाएगा। कॉन्विक्ट और क्रिमिनल दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे आप। तीसरा आपका आ जाता है फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन फॉरेन एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स या फिर आप बोल सकते हो इनको फॉरेन डेलीगेट्स, या फिर फॉरेन एम्बेसी। एम्बेसीज एम्बेसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। बताओ क्यों है? किसी को पता है एम्बेसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते? लॉ मना करता है कि आप हमारी एम्बेसीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। डिस्क्वालिफाइड है एम्बेसीज। क्यों? मैम हम फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 40 मार्क्स का पढ़ के आए हैं, तो हमें सब आता है। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है नवीन? पहले तो ये बताओ एम्बेसी का मतलब क्या होता है? ओहो, इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जोरदार बात करिए इसने। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? सारे नालायकों, सब कैटेगरी एक है तुम्हारी। कुछ तो लेफ्ट हो जाएंगे अब। यार मैम हमें रोस्ट करने वाली है, फाउंडेशन में पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल बनता भी है मैम को रोस्ट करना। 40 मार्क्स में आया था, 40 मार्क्स में। आज 40 मार्क्स में आपने कंपनी लॉ भी नहीं पढ़ा। 30 में था, 40 में था, जो भी था। धन्यवाद शशांक जी, धन्यवाद। एयरलिफ्ट देखी थी क्या? एयरलिफ्ट नहीं देखी मैम हमने, ऐसी पिक्चर्स नहीं देखते हम, नेटफ्लिक्स देखते हैं। हाँ हाँ, अरे हिंदी में बताऊं क्या? देखो, हिंदी में भी तुम लोग भी बता सकते थे मुझे। मैम गूगल के तो हम मास्टर हैं, गूगल करके हम सब बता देंगे। एयरलिफ्ट देखी थी क्या? क्या पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, किसी ने एयरलिफ्ट मूवी देखी है? नहीं। हाँ, देखिए तो भाई अक्षय कुमार क्या करता है, कुछ समझ भी आई क्या?
उसमें अक्षय कुमार जी क्या है, कुवैत में रह रहे हैं। क्यू यू क्या है, QWAIT है क्या है, नहीं KW ऐसे कुछ है स्पेलिंग, पता नहीं मुझे। कुवैत में रह रहा था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुवैत में जितने भी इंडियंस है ना, उनको भाई कौन दिखेगा, कुवैत में भी तो इंडियंस रह रहे हैं। कुवैत में इंडियन एम्बेसी को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। हर कंट्री में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, और हमारी कंट्री में बाकी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमारी कंट्री में यूएस के लोग भी रह रहे हैं, हमारी कंट्री में कुवैत के लोग भी रह रहे हैं, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग रह रहे हैं। तो उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको बोलते हैं एम्बेसी। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में रोड है एक, MG रोड करके, आई डोंट नो व्हाट। तो न्यू दिल्ली में एक रोड है, वहां पर ये एम्बेसीज रहती हैं। इनके घर के आगे इनका फ्लैग लगा हुआ है। कौन सी कंट्री की एम्बेसी है ये, है ना? तो ये एक तरीके से बहुत डिग्निफाइड लोग हैं, ऐसे अरे गहरे थोड़ी है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार वहां पर इंडिया इंडिया के जो लोग हैं उनको बचा रहा था। याद है, फिर एक लड़की थी जो कुवैत की थी, वो भी उसको भी बचाने की कोशिश की गई थी। याद है, कुछ पिक्चर का याद है क्या? इंडियंस की हेल्प करी थी कुवैत में रह के। एम्बेसी, अक्षय कुमार वाज अपॉइंटेड एज एन एम्बेसी मेंबर इन कुवैत। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वो, और वहां पर इंडियंस की हेल्प कर रहा था, है ना? तो इन द सेम मैनर हमारी कंट्री में भी डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसीज हैं जो रह रही हैं यहाँ पे। अब इन ये डिस्क्वालिफाइड है। अब सोचो, मतलब इतनी बड़ी लोग, इतने डिग्निफाइड लोग, इनको डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से। क्यों भाई? क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन हो सकता है? नवीन, अब समझ आया कि ये रिलेशनशिप इनके साथ अच्छे, ये कोई टेररिस्ट थोड़ी है, ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से क्यों मना किया है? मैम नहीं पता हमें। देखो क्या क्यों मना किया है, सुनना। बिल्कुल, वेरी गुड, ये हमारे गेस्ट हैं। दीज आर आवर गेस्ट। आप ये सोचो, गेस्ट आया है, रहने आया है, ध्यान रखता है लोगों का, और है ना कोई भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, और है ना हो सकता है कोई एरा गैरा इनके ऊपर केस कर दे, फिर या केस फाइलिंग्स करते रहेंगे। गेस्ट को हम सम्मान करते हैं, गेस्ट का हम सम्मान करते हैं। हमारे लॉ में हमने डाल दिया, लॉ में हमने क्या डाला कि हमारे सिटीजन्स को अवेयर कर दिया, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें ही नहीं, और अगर कर रहे हो तो अपने बेसिस पे करना। अगर इन्होंने गलत कर दिया तो आप केस नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमने तो इनको डिस्क्वालीफाई कर रखा है। अपन इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई आप रहो, आपके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने हमारे लॉ में ही बोल दिया कि ये आप डिस्क्वालीफाइड हो, कि आपके ऊपर कोई केस भी करेगा तो वो वैलिडिटी नहीं माना जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना? इसलिए इनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहला मेजर, दूसरा साउंड माइंड, तीसरा द पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? पहला है इंसॉल्वेंट, दूसरा है कॉन्विक्ट और क्रिमिनल, तीसरा है एम्बेसीज, एंड चौथी है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो एलियन एनिमी क्या है? सबसे पहले तो ये बोलते हैं एलियन फ्रेंड कौन है? हमारी कंट्री के साथ जिस भी कंट्री के कॉर्डियल रिलेशन है, द अदर कंट्री इज और एलियन फ्रेंड। तो एलियन एनिमी कौन है? जिस भी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा हो, वो हमारी एलियन एनिमी है। तो एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और अगर पहले से ही चल रहे हैं तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाते हैं जब तक वॉर चल रहा है ना? तो ऐसे मना नहीं किया। पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हमारी एलियन एनिमी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वॉर डिक्लेयर होने दो, तब एनिमी बनेगी। चाइना भी बन सकती है वॉर डिक्लेयर हो गया तो।
तो हाँ, हम क्या कर रहे थे, वॉइड एग्रीमेंट, कि जो डे 1 से ही वॉइड हो, राइट। इसमें हमने करा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल लिया था, ये सब। फिर आते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से देखना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, ये सीजेस वर्ड आना चाहिए, which ceases to be enforceable सीज का मतलब होता है स्टॉप, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से एनफोर्सेबिलिटी चले गई है, मतलब थी तो सही, थी तो, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाया। ये क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी, मतलब स्टार्टिंग में तो वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एंड में जाकर के वॉइड हो गया। से फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर था और एक थिएटर मैनेजर है। इस सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं 10 दिन आपके थिएटर में परफॉर्मेंस दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में कोई खराबी लग रही है, थिएटर वाला इसको पैसे देगा। बताइए, इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल वैलिड है, कोई खराबी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। 6 दिन परफॉर्मेंस दे भी दी, 7th डे सिंगर की डेथ हो गई। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डेथ हो गई भाई, कोई इसका बेटा तो परफॉर्म करेगा नहीं ना। ये ऐसी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो खुद ही परफॉर्म कर सकते हो आप। तो अब ये डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। मतलब initially it was valid but due to some supervening circumstances, ऐसी circumstances जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, एंड में जाकर के वो क्या हो चुका है, मतलब एनफोर्सेबिलिटी स्टार्ट हुई थी बट सीज हो गई। द एनफोर्सेबिलिटी सीजेस, छीन ली एनफोर्सेबिलिटी ड्यू टू सम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। सुपरविनिंग नाम ले रही हूं मैं, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। चलें आगे, वॉइडेबल कर लें। वॉइडेबल को अगर हम ब्रेक करें तो इसमें से वॉइड एंड एबल, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वॉइड करने की एबिलिटी हो, एंड दिस एबिलिटी इज गिवन टू, दिस एबिलिटी इज विद अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड मतलब होता है दुखी, है ना। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने कार बुक कराई, कैब बुक कराई, कैब बुक करा दी, कैब टाइम शो कर रही थी 5 मिनट में अराइविंग, बच्चों 15 मिनट हो गए, अराइव दिखा रहा है, अराइविंग अराइविंग अराइविंग, आया नहीं रहा कैब वाला। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप इसकी कैब में बैठोगे और ये आपसे चार्जेस लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बना है, बट इसमें एक अग्रीव्ड पार्टी का जन्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में जैसा जैसा लिखा था वैसा हो नहीं रहा, इसलिए एक दुखी पार्टी अराइज हुई, और इस दुखी पार्टी के पास ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे। आप कैंसिल का बटन दबा देते हो, यार हद हो गई यार, 15 मिनट से वेट कर रहा हूं, आ नहीं रहा, कैंसिल कर दी मैंने तेरी कैब, कैंसिल्ड, आपने वॉइड कर दिया। एक है कि यार आपको पता था, टाइम है आपके पास, आपने पहले ही बुक कर दी थी, आधा घंटा भी वेट कर लिया आपने और फिर कैब में बैठ के चले गए, दैट मीन्स आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया, वैलिड।
ये अग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाएगा या वैलिड बनाएगा. दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट in which the option is with the agreed party to make it valid or void, it is known as voidable contract. ये voidable होता है. यार देखो, अगर कैंसिलेशन चार्ज तो लगते ही हैं, बिल्कुल लगते हैं, है ना, लेकिन देखा जाएगा कौन नहीं आया है, कौन आया है. कैंसिलेशन चार्जेस लेते हैं ये लोग. वो सब हम डैमेजेस में पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं विद देखिए वॉइडेबल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पे गन पॉइंट पे कोई काम करवाया, है ना. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पे गन पॉइंट पे कोई काम करवाया है. अब इसके पास दो ऑप्शन है. या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे, मतलब ठीक है यार काम कर दिया आपने गन पॉइंट पे, या फिर वॉइड कर दे. कोर्ट में चला गया और बोलता है इसने मेरे से गन पॉइंट पे काम करवाया है, मेरी कंसेंट इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री नहीं थी. वॉइडेबल. जहां पर भी जब जब अग्रीड पार्टी का जन्म होगा तब तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल वाला सीन में आएगा. Where there is option with the agreed party to make the contract valid or void, this is known as voidable contract. Where there is option with the agreed party to make the contract void or valid, वो होता है हमारा voidable. ठीक है ना. तीन. अब अपन ने क्या क्या किया आज का एक बार सम अप कर लेते हैं. आपने डेफिनेशन देखी है कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की, प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की, प्रॉमिस की, ये सारी डेफिनेशंस देखी. इसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स देखे 10. इसके बाद तीन कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है क्या सबको? कल हम ऑफर और एक्सेप्टेंस चालू कर देंगे. चलिए फिर कल मिलते हैं with further provisions. That's it for today. Thank you so much.